Now is the time to raise your voice. Recognize the Taliban regime as perpetrators of gender apartheid. अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। आपने सुना मलाला यूसुफज़ई क्या फरमा रही थी। पाकिस्तान आई हुई हैं। आज इस्लामाबाद में उन्होंने एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस से खिताब किया जो पूरी दुनिया से उसमें लोगों को इनवाइट किया गया था, ख़ास तौर पे मुसलमान मुल्कों से। सिर्फ़ एक मुसलमान मुल्क वहाँ पे मौजूद नहीं था और वो था अफ़गानिस्तान। और वहाँ पे हुकूमत तालिबान की जो इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़े पैगाम को, वाज़े हुक्म को डिनाई करते हैं और औरतों पर तालीम के दरवाजे बंद किए हुए हैं। और मलाला तालिबान लड़कियों की तालीम और 18 साल, ये क्यों लिखा हमने? इसलिए लिखा कि 2007 में मलाला यूसुफज़ई पर हमला हुआ सवात में, और इसी टीटीपी ने, यानी तालिबान के सपोर्टर्स टीटीपी ने उस पर हमला किया क्योंकि वो बच्ची उस वक्त लड़कियों की तालीम के हक़ में बीबीसी में कॉलम लिखा करती थी और यही उसका कसूर हुआ कि वो बच्चों की तालीम को प्रमोट करती थी। और तब से लेके आज तक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर टीटीपी, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जिसका जदीद नाम ख़ारिज है, वो पाकिस्तान पे हमले करते हैं, वो पाकिस्तान की फ़ौज पे हमले करते हैं, पाकिस्तान के सादा नहते अवाम पे हमले करते हैं, स्कूलों पे हमले करते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चों और बच्चियों पे हमले करते हैं। और पूरे अफ़गानिस्तान में, पूरी दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है अफ़गानिस्तान जहाँ पे बच्चों की तालीम पर पाबंदी है। और ये इन लोगों का हालात हैं। 18 साल एक ही चीज़ पे लड़े जा रहे हैं मुसलसल। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई इन 18 सालों में, और हमने ये असासे बनाए और ये हमारे गले पड़े हुए हैं। मोहसिन कुश एक हुकूमत अगर आपने देखनी है तो वो अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत है, जिसका ना मोहसिन कुशी का ना इस्लाम में इजाज़त है ना पख्तून वली में इजाज़त है, लेकिन अफ़गान तालिबान ये कर रहे हैं। और ये ज़रूरी इसलिए था कि लड़कियों की तालीम पे जो कुछ उन्होंने किया है, और इसके बावजूद आप इंडिया के मोदी और हिंदुत्व का नज़रिया चेक करें कि लड़कियों की तालीम के ख़िलाफ़ जो हुकूमत है उसके साथ पिंगियाँ बढ़ाई जा रही हैं, उसके साथ इत्तेहाद बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ आप तालिबान का हालात देख लें। तालिबान की हुकूमत के इस्लाम के नाम पर महमूद गजनवी की फ़ौज में भी हिंदू जर्नैल थे। आज समझ आ रही है सियासत की मज़हब के नाम पे जो की गई पिछले 1000 साल में इस खत्ते में, उसमें महमूद गजनवी के लश्कर में भी हिंदू जर्नैल थे और वो जा रहे थे सोमनाथ का मंदिर उड़ाने। कमाल हो गया। अब फिर तालिबान हिंदुत्व मोदी के साथ मिलके, और सोमनाथ गुजरात के पास ही है, मोदी जो गुजरात का बुचर कहलाया जाता था, उसके इत्तेहादी कौन है? तालिबान। लड़कियों की तालीम के मुखालिफ कौन है? तालिबान। और उनका इत्तेहादी कौन है? हिंदुत्व वाला मोदी। मुबारक हो। और दूसरी मेरी आज की अहम खबर यह है कि कल लगता है कि 190 मिलियन पाउंड का केस का फैसला आ जाएगा, और ये इमरान खान साहब और बुशरा बीबी इसमें फ़रीक हैं। उनके ख़िलाफ़ ये केस है और उसमें इल्ज़ाम ये है कि मलक रियाज से जो 190 मिलियन पाउंड वहाँ की नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने उनसे लिया था, रिकवर किया उनसे कि ये पैसे आप गैर कानूनी तरीके से इंग्लैंड में लेके आए हैं, इसकी मनी ट्रेल वो साबित नहीं कर सके, तो हुकूमत पाकिस्तान को वापस दिए जाने थे। करप्शन मनी थी और हुकूमत पाकिस्तान ने जो अकाउंट नंबर देना था वो अपना देना था, लेकिन उन्होंने मलिक रियाज का वो अकाउंट नंबर दे दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने वाले पैसे डाले जाने थे, जो कि अलग इशू था। और इस तरी रायत जो दी गई 190 मिलियन पाउंड की, उसके बदले में अल कादर यूनिवर्सिटी की ज़मीन मिली और करोड़ों रुपया कैश में मिला, और बनी गाला में भी कुछ ज़मीन मिली। तो ये एक ओपन एंड शट केस है बाज़ वकला के नज़दीक, लेकिन पीटीआई का मौक़िफ़ इसमें दूसरा है। और देखना है कि कल क्या फ़ैसला आता है। लेकिन ये फ़ैसले की अहमियत इसलिए है कि फ़ैसला 2 दफ़ा पहले डिले किया गया, और 2 दफ़ा डिले किए जाने की वजह ये थी कि डील हो रही थी, डील के मुज़ाकरात हो रहे थे खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, जिसमें बार बार रखना आ रहा था। और इमरान खान साहब को ये एक राय दी जा रही थी कि अगर आप इस बात पे मुत्तफ़िक हों कि मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम से निकाला जाए, मईशत मजबूत की जाए, और कुछ अरसे बाद अभी ये निज़ाम चलने दिया जाए और कुछ अरसे बाद फिर इंतखाबात की बात हो, लेकिन खान साहब उस पर मान नहीं रहे थे। ये राय दी गई थी, इसलिए इस फैसले में 2 दफ़ा ताख़ीर हुई। और आज जो मीटिंग हुई है मुज़ाकराती कमेटी की खान साहब के साथ, उसमें से क्या निकला है इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये केस जो कल फैसला अगर आ गया तो उससे ये समझा जाएगा कि जो डील की बातचीत चल रही थी खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, डायरेक्टली वो कोलैप्स हो चुकी है। और अपने प्रोग्राम का तारुफ करवा दूं कि आज की हमारी टॉप स्टोरी होगी मुज़ाकरात की कामयाबी मशकूक। क्यों? इसलिए
कि आज खान साहब की जो मुलाकात हुई है मुज़ाकराती टीम के साथ, जिसमें सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो सरबराह है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के और रुकन है मुज़ाकराती कमेटी के, वो भी इसमें मौजूद थे और हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक होंगे। मशकूक इसलिए है कि हुकूमती वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तलाल चौधरी ने भी एक बयान दिया है, सेनेटर फैसल वाबडा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन सबका फोकस जो है वो 190 मिलियन पाउंड केस है। तो लगता है कि फ़िज़ा बनाई जा रही है और शायद कल फैसला आ जाए। इस पर हम टॉप स्टोरी भी बात करेंगे। हॉट इशू हमारा आज का है कि हुकूमत का असल चैलेंज खान या अवाम, और बिलाल अज़हर कियानी हमारे साथ मौजूद होंगे MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। उनसे पूछेंगे कि असल चैलेंज है क्या। अगर कल सज़ा हो जाती है तो ज़ाहिर है मुज़ाकरात डिले हो जाएंगे, अगर होते भी रहे तो ये निज़ाम तो कुछ अर्सा चलेगा। इसमें चैलेंज है क्या हुकूमत के लिए। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा डीप फेक और नफरत का कारोबार, जिसपे हमने कल आपको एक एडिटोरियल किया और उस एडिटोरियल में हमने उन मुर्दार खाने वाले गिद्ध यूट्यूबर्स को बेनकाब किया जो कौम के बच्चों को, उनकी माओं को वर्गलाते हैं, उनको सड़कों पे लाते हैं, तशद्दुद करवाते हैं, लेकिन खुद इस मुल्क से बाहर रहते हैं, उनके बच्चे बाहर रहते हैं और वहाँ वो करोड़ों रुपया इस बात पे कमा रहे हैं। इस बयानिए से हम आपको दिखाएंगे। और ये हमारी जो कल का जो एडिटोरियल था और वो बहुत वायरल हुआ, उसके पीछे जो टीम है, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे उनकी तस्वीरें देख रहे होंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो नौजवान हैं, इन्होंने ये कैसे ये सारा कल डेटा इकट्ठा किया और ये आइडिया कैसे आया, ये इसके बारे में मैं आपको आज के एडिटोरियल में बताऊंगा। और फिर डीप फेक के ज़रिए जो आज 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, मरीम नवाज़ और मोहम्मद बिन जैद अल नहयान के बारे में, जो उन्होंने वीडियो फेक बनाई थी, उस पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी मुलाकात हुई है आज खान साहब से। आप इस मुलाकात के बाद क्या कौम को बताना पसंद करेंगे कि क्या निकला उस मुलाकात में से? कोई बेहतरी की उम्मीद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अब इमरान खान साहब से मिले, वो इन्हें इंतहाई मुतमईन, बावकार और वतन से मोहब्बत करने वाला और वतन का दर्द रखने वाला पाया। पाकिस्तान की मुश्किलात और मसाइल बहुत आम हैं। जिस मुल्क के अंदर अमन व अमान ना हो, सियासी बहरान हो, वो माशी तौर पर आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान को बहरानों से निकालने के लिए दुनिया में भी ऐसे ही है, इलेक्शन किए जाते हैं। इलेक्शन का रिजल्ट आपने देख लिया कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ तो क्या हुआ 9 फरवरी को। या एहतजाजात होते हैं, अवामी दबाव के जरिए हुक्मरानों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया जाता है ताकि मुल्क जो है बेहतरी की तरफ जाए। एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है, कंटेनर खड़े किए जाते हैं, गोलियां मारी जाती हैं, कत्ल किया जाता है, मारा जाता है। अब उसके बाद मुज़ाकरात हैं, बातचीत के जरिए मुल्क को बहरान से निकाला जाए। तो खान साहब का असली हदफ यह है कि पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकाला जाए और पाकिस्तान एक बावकार मुल्क के तौर पर आगे बढ़े। और जिस हुकूमत की जड़ें अवाम में नहीं होती और जिस पर अवाम एतमाद नहीं करते और अवाम मायूस हों और उस पर ट्रस्ट ना करें, तो वो कभी भी बहरानों से निकाल नहीं सकती अपने मुल्क और वतन को, और ना दुनिया के ममालिक उस पर एतमाद करते हैं। आपसे एक पहले भी मुलाकात हुई थी खान साहब की और मैंने उस पर सुना था कि खान साहब ने ये कहा कि और भी लोग वहाँ मौजूद थे, उनके सामने उन्होंने कहा कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो बातें फरमा रहे हैं, मेरा और इनका नज़रिया है कि आप बाकी सब लोग जो हैं वो गलत है। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, किसी को उन्होंने गलत नहीं कहा, बिल्कुल किसी को उन्होंने नहीं कहा, ऐसी बात है ही नहीं है। किसी ने कहा आपका और उनका नजरिया कोई ऐसी बात उन्होंने किया कि आपका और उनका नजरिया एक है, मौकफ एक है? दिया हमारा नजरिया, हमारा देखें नजरिया आएगा तो हम इकट्ठे हैं, नजरिए की बुनियाद पर इकट्ठे हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैं तो जानता हूं कि पाकिस्तान को एक पॉपुलर पॉलिटिकल लीडरशिप की जरूरत है जो पाकिस्तान को बावकार मुल्क बनाए, पाकिस्तान को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सके। जैसे आपने देखा था मोदी के मुकाबले में, बुच्चर ऑफ गुजरात के मुकाबले में, दुनिया में जब इमरान खान उसके मुकाबले में बहुत उसका अच्छा एक्सपोजर था और वह इमरान खान खाता था मोदी को। इमरान खान को हटाकर उसका रास्ता खोला गया ताकि मोदी के लिए वो खुल के खेले। दुनिया मोहब्बत करती है, पाकिस्तान का हीरो रह चुका हुआ है वो, लिहाजा हमारी नजरिया मिलता है। मैं चाहता हूं कि वो पावर पॉलिटिक्स भी नहीं करता,
क्योंकि उसे पावर चाहिए रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन की गुमरानी के लिए, क्योंकि पावर पॉलिटिक्स की कोख से सारा फसाद जन्म लेता है। करप्शन, रिगिंग, लूटमार, जुल्म, कत्ल, सारे पावर पॉलिटिक्स की कोख से निकलते हैं। कोई वफा नहीं होती, बेवफाई, खुदगर्जी होती है। ये करप्शन की आपने बात की है, 190 मिलियन पाउंड केस का, करप्शन का एक केस उन पे चल रहा है और उसका फैसला कल आने वाला है। जाहिर है करप्शन का इल्ज़ाम ही है ना, ये आपने करप्शन की बात की है कि एक मलिक रियाज को एक फ़ायदा हुआ ज़मीन का, जवाब दूं मैं इसका, उसके पैसे। जी जी, मैं सवाल सुनना सिर्फ, तो उस पे खान साहब ने कोई बात किया? बिस्मिल्लाह। देखिए, उन्होंने कहा ये अंडर 90 मिलियन जो पाउंड का जो केस है, ये इनका प्रोसिक्यूशन का जो क्या बंदा बेनिफिशियरी नहीं है। उसने देखिए, इमरान खान ने कोई शुगर मिल नहीं लगाई, कोई स्टील मिल नहीं लगाई, कोई पाकिस्तान के अंदर कारोबार उसने नहीं किया। उसने पाकिस्तान को शौकत खानम अस्पताल दिया, नमल यूनिवर्सिटी दी और इस अल कादर यूनिवर्सिटी दी। वो एक ऐसा शख्स है जिसका उसका किसी दुनिया के मुल्क में अकाउंट नहीं है, उसको मुकायसा करते हैं उनके साथ। जब हुकूमत में आए तो वो क्या थे, वो ताकतवर हो गए, वो मालदार हो गए, उनका पैसा बढ़ गया, उनके कारखाने बढ़ गए और पाकिस्तान गरीब तार होता चला गया। अच्छा, ये जो आपने अभी जिक्र किया शौकत खानम का, तो यही लोग, उनके जो मुखालिफिन हैं, वो ये एतराज़ करते हैं कि खान साहब इक़्तिदार में आए तो एक शौकत खानम से दूसरा बन गया, दूसरे से फिर तीसरा बन गया, और उसमें जो फंडिंग होती है, जो डोनेशंस आती हैं, उसमें भी खुद बुर्द के इल्ज़ाम आते हैं। और फिर ये जो अल कादर यूनिवर्सिटी वाली बात है, इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट जो ट्रस्टीज हैं, सवाल सुन लें, ट्रस्टी जो है खान साहब है, बुशरा बीबी है, जुल्फी बुखारी और गोगी है। अब गोगी जो हैं उनको खान साहब खुद मैं नहीं जानता किसी गोगी को, वो मुल्क से बाहर जा चुकी हैं। लोग उस पर एतमाद करते हैं, उसे अरबों रुपया देते हैं, अरबों रुपया देते हैं, उस पर एतमाद करते हैं लोग। जो पैसे देने वाले एतमाद करते हैं, अगर एतमाद ना करते तो वो अस्पताल नहीं बना सकता था, बेहतर के काम नहीं कर सकता था। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उस पर एतमाद करते हैं लोग, और जिन्होंने मुल्क को लूटा, आप उनके साथ मुकायसा करते हैं। उसकी कोई स्टील मिल है, उसकी शुगर मिल है, कोई कारखाना उसने लगाया है जो हुकूमत उसने किया है? वो देखिए कितने फकीर लोग हुकूमतों में आए तो अरबपति और बिलियनर बन गए, उनके दुनिया के मुख्तलिफ बैंकों में अकाउंट्स है, पैसा है उनका। अच्छा, लोग कहते हैं एक जिन्स के लोग नहीं है, वो और जिन्स का बंदा है, हमें समझना पड़ेगा। अब ठीक है, नहीं, लोग कहते हैं कि खान साहब की स्टील मिलें, शुगर मिलें, टेक्सटाइल मिलें, ये हॉस्पिटल और ये यूनिवर्सिटियां ही तो हैं जिस पे फंडिंग इतनी आती है और फिर पता नहीं कहां चली जाती है। क्योंकि वो वुडन क्रिकेट ग्राउंड का आपको याद होगा, आरिफ नकवी जिसमें इन्वॉल्व था। देखें, बात सुने भाई, आपको वो फाइनेंशियल टाइम्स इल्जाम लगाना, कैरेक्टर असैसिनेशन करना, आप लोगों ने मीडिया के जरिए, मीडिया वालों ने कितनी कैरेक्टर असैसिनेशन की, गोलियां मारी, कहा बुज़दिल है भाग जाएगा, वो नहीं भागा, कहा नशई है, जेल में कहा नशा करता है, कहा एक रात जेल में नहीं गुजारेगा, वो उसकी मिन्नतें कर दिया कि बाहर आ जाओ, काटी है उन्होंने। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताएं, आप मिन्नतों से अब आज की मुज़ाकराती जो आपकी टीम मिलने गई है उस पर बात कर लेते हैं, जेल से बाहर आने की। अली मीन गंडापुर भी उस मीटिंग में शामिल थे, उनकी अलग से एक मीटिंग हुई है, इसकी क्या वजह है खान साहब से? देखें, मुमकिन है वो एक सीएम है एक सूबे का, जो गवर्नेंस के मसाइल हों, अमन अमान के मसाइल हों, अफगानिस्तान के हवाले से मसाइल होगा, पता है वहाँ सूरत हाल मुनासिब नहीं है, और बहुत सी बातें हो सकती हैं उनकी, बाद ऐसी बातें जो हमारे सामने वो ना करता हो, तो इसलिए वो अलग से मिल सकता है उनको। अच्छा, ठीक है। तो आपसे माफ कीजिएगा, आपसे मुलाकात करके उन्होंने क्या फाइनल वर्ड क्या दिया है कि मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए, तीसरी मीटिंग होगी? उन्होंने ये कहा कि आप उनको ड्राफ्ट दे दें और जुडिशल कमीशन बनवाएं 9 मई के हवाले से और 26 नवंबर के हवाले से, और इसी तरह से जो सियासी कैदी हैं उनका ट्रायल है उसके रास्ते में रुकावटें ना खड़ी करें, क्योंकि 1.5 साल हो गया है, वो डिज़र्व करते हैं कि उनको ज़मानत मिले। लिहाजा वो सियासी कैदी, वैसे भी एक बात सुने, सियासी कैदी जो है ना, किसी भी मुल्क की जो जमहूरी जद्दोजहद होती है उसमें बड़े अहम होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं। सियासी कैदियों को मारना, तशद्दुद करना, जेलों में डालना, उनको रुसवा करना, उनकी तहकीर करना, तजलील करना,
ये बहुत खतरनाक है, ये एसेट्स है हमारे मुल्क का। ठीक, इनको बाहर आने दें। तो देखिए सियासी जदोजहद तो जो जवान असला उठाता है, वो लड़ता है फिर। इसलिए बेहतर है कि जवानों को सियासी जदोजहद करने दी जाए। अलामा साहब, अगर हम तशद्दुद की बात ना करें तो हम पहले इतने मुतशद्दिद लोग हैं, वो ये बताइए जो उन्होंने कहा इन राइटिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो है नहीं देखिए ना, आप खुद कहते हैं कि एक्शन, जब आप किसी को गोली मारेंगे, आप उसको मारेंगे, जेल में डालेंगे, उसकी माँ बहन को उठाएंगे, तो वो क्या करेगा आगे से? इसलिए हील करो लोगों को, हील करो माशरे को, सोसाइटी को, और आसानियां पैदा करो लोगों के लिए, आसानियां पैदा करो, हील करो, इनको हील करो। अच्छा, आप भी कह रहे हैं हील करो, हुकूमती साइड भी कह रही है हील करो, फिर आपका ये जो बीच में डिजिटल मीडिया है ये झूठी खबरें बनाता है, झूठी वीडियोस बनाता है, बदनाम करता है पाकिस्तानियों को भी और गैर मुल्की जो हमारे यहाँ दौरे पे आते हैं उनको भी। डिजिटल तो मीडिया ये से कैसे होगा ताल्लुक है? नहीं, एक सादा सा आदमी हो, कोई डिजिटल मीडिया से मेरा ताल्लुक नहीं है ना, मैं कोई मीडिया देखता हूँ, मेरे घर टीवी भी नहीं है। लेकिन आपकी हिम्मत है कि आपके टीवी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया जो कुछ कर रहा है वो आपको उसकी इत्तला तो मिलती होगी ना। आप यकीन करें, नहीं देखता हूँ, मेरे पास पढ़ने के अलावा वक्त ही नहीं, मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ और कामों में लगा रहता हूँ, तो इस वजह से ना मेरा शौक ही नहीं है चीजें देखने का। आप यकीन करेंगे, बस मैं मिसाल देता हूँ, मैं आप नाम ले बड़े बड़े लोगों के, मैं नहीं देखता हूं उनको, आप नाम ले जरा, जो मशहूर, जो आप जिनका सोशल मीडिया कहते हैं। चलें, छोड़ें उन बात को, आप देखते नहीं तो फिर क्या फायदा, वक्त हमारे पास ज़ाहिर है महदूद है। आप ये बताइएगा कि जो इसका मतलब है कि जो तहरीरी मुतालबात है, तहरीरी सूरत में आप हुकूमत को जमा करवाने जा रहे हैं, अब ये एग्री हो गया है? बिल्कुल, खान साहब ने कह दिया है, ड्राफ्ट लिखें, उनके हवाले करें और उन्हें कहें जी कि आप भी तैयारी करके आ जाएं ताकि हम सिलसिले को आगे बढ़ाएं, बेहतरी की तरफ लेके जाएं। लिहाजा आमादा होकर आ जाएं तौर पे कौन-कौन से मुतालबात देंगे बनाने के लिए। देखें, 9 मई के लिए जुडिशल कमीशन, 26 नवंबर जुडिशल कमीशन और जो सियासी कैदी हैं इनके ट्रायल के रास्ते में रुकावटें खड़ी ना की जाए और उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचने दें। ठीक है, तो 3 इसमें है। अच्छा, ये बताइएगा 3 के अलावा तो कोई कंडीशन नहीं है ना मुतालबात? कंडीशन कोई नहीं है, यही है बुनियाद है, या मुज़ाकरात की बुनियाद यही है, असास यही है। ओके, अच्छा, कल सुना है हमने 2 दफा पहले भी मुलतवी हो चुका है, लेकिन सुना है कल 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आ रहा है। फर्ज करें, अब पता नहीं फैसला क्या आता है, अगर वो फैसला खान साहब के खिलाफ आया तो मुज़ाकरात पे असर पड़ेगा? खान साहब ने कहा मुज़ाकरात जारी रखें, लेकिन असर तो पड़ेगा। देखें ना, एक तलखी पैदा होगी, लेकिन कहा है कि फिर भी जारी रखें। ये बात क्लियर कर दें, जरा ये थोड़ा सा क्लियर कर दें लामा साहब। उन्होंने कहा कि अगर फैसला मेरे खिलाफ भी आता है, उन्होंने कहा मुज़ाकरात जारी रखें, अगर चाहिए इलीगल होगा, जालिमाना फैसला होगा और कानून की और अदल की धज्जियां बिखेरी जाएंगी, लेकिन इसके बावजूद ये खुद एक्सपोज हो जाएंगे दुनिया के सामने और पाकिस्तान के अवाम और जवानों के सामने। ठीक है, तो फिर 31 जनवरी की डेडलाइन क्यों है? देखिए, बिल आखिर आपने अगर किसी चीज को ऐसी लिमिट होती है ना, ऐसी छोड़ दें जी आप 10 साल मुज़ाकरात करते रहे, हर चीज वक्त होना चाहिए, टाइम के अंदर चीजों को। पाकिस्तान के पास टाइम बहुत कम है बहरानों से निकलने का, आगे बढ़ने का। ठीक है, पहले बशर की साइड के ऊपर हमारा दुश्मन था, अब वेस्टर्न साइड पर दुश्मन आ गया है और पाकिस्तान सैंडविच बनता चला जा रहा है। अच्छा, ठीक है, ये बात आपने किया। एक मैं और बात, आप तो सोशल मीडिया नहीं देखते, हम देखते हैं, मजबूरी है हमारी, क्योंकि हमने प्रोग्राम भी करना होता है। आजकल सोशल मीडिया पे ये बात चल रही है कि कुछ दिनों में जाली वीडियोस बनाई जाएंगी, कुछ ही दिनों में, मतलब इस हो सकता है अगले वीक से शुरू हो जाए, और उसमें सुन्नी और शिया जो लोग हैं उनके खिलाफ, उनको आपस में लड़ाने के लिए जाली लीडरान के बयानात तैयार किए जाएंगे, जाली, और वीडियो होगी वो, और वो फैलाई जाएगी अचानक। आप समझते हैं कि ऐसी कोई साजिश हो रही है, होने जा रही है कि पाकिस्तान में सुन्नी शिया फसादात करवाए जाएं? और अगर ऐसा है तो आपका क्या मौका, आपका क्या प्लान है उसमें? पाकिस्तान के इस्लाम के दुश्मन, आलमी सियोनिज्म और आलमी इस्तकबारी क़ुव्वतें ये मजहबी जंग चाहती हैं, इस्लाम को शिकस्त देने के लिए, मुसलमानों को शिकस्त, उनकी ताकत तोड़ने के लिए। हमें अवेयर रहना होगा। अहले सुन्नत
हमारे भाई फकत ये हमारी जान है। आप यकीन कर ले, मैं एक अहले सुन्नत भाई के लिए जान दे सकता हूं, मर सकता हूं उसके लिए। हमारे अहले तशय्यो को भी समझना होगा और किसी भी फितने का शिकार नहीं होना है, अवेयर रहना है, आगाह रहना है, बाबसरत रहना है। ये हमारा वतन है पाकिस्तान, सबका वतन है। अमन और अमान चाहिए, मोहब्बत चाहिए, दोस्ती चाहिए। और इस्लाम कुरान का वाज़ेह हुक्म है वहदत, वातसिमू बिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। हुक्म है अल्लाह का वहदत, वला तफर्रकू, और तफरका हराम है। लिहाजा इसे बचना है, अल्लाह के हुक्म की खिलाफवर्जी नहीं करनी हमने, कुरान ने हमें कहा है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आखिर में बता दीजिएगा, जो मुज़ाकरात आप कमेटी जो आज मिली है खान साहब से, और आपकी ज़ाहिर है हुकूमत से भी मुलाकात होती रहती है, एक्सपेक्ट कब कर रहे हैं आप अगली मीटिंग, और आपको नतीजा क्या नज़र आ रहा है इन मुज़ाकरात का? अपना जो देखिए, मेरे ख्याल में मेरा ओपिनियन ये है कि वो जल्दी करेंगे, और क्योंकि उनकी डिमांड भी पूरी होगी जो वो बार बार तकरार कर रहे थे। और जो अक्लमंद और समझदार लोग हैं वो जानते हैं कि मुज़ाकरात वाहिद रास्ता है, और सियासतदानों को आगे बढ़ना चाहिए। ये मुल्क सियासतदानों ने बनाया था, सियासतदान चला सकते हैं, उन्हें इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए। अपने पर एतमाद पैदा करें, चीज़ों को हाथ में लें और मुल्क को इस दलदल से निकालें। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, बहुत मुनासिब बातें की हैं। और वक्त को एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हॉट इशू, हुकूमत का असल चैलेंज क्या है, इमरान खान या आवाम की खुशहाली और महंगाई पर काबू। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारा हॉट इशू, हुकूमत का असल चैलेंज खान या आवाम, और आवाम के मसाइल क्या हैं? महंगाई है, कीमतें हैं, अशिया खुर्दनोश की, अमन अमान की सूरत हाल है। बिलाल अजहर कियानी साहब, MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आपसे मैं पहले ये पूछ लूँ कि ये जो मुतालबात आए हैं मुज़ाकरात की, अभी हमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब मुलाकात करके आए हैं खान साहब से। खान साहब ने कह दिया कि इन राइटिंग हुकूमत को दे दें आप मुतालबात जो हैं। आप उनके मुतालबात मानेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट के टॉप 3 जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का मुतालबा है? जी, बिस्मिल्लाह। 9 मई और 26 नवंबर के रेफरेंस से, और जो उनके वर्कर्स गिरफ्तार हैं उनके मुकदमात में रुकावट न डाली जाए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्सार साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। चलें देखिए जी, एक तो अच्छी बात है कि PTI की तरफ से चलें भाई कोई चीज़ तय तो हुई, क्योंकि 2 नशिस्तें हो चुकी थी जिसमें बार बार पहली दफ़ा भी तैयारी नहीं थी। पहली दफ़ा चलें मैं समझ सकते हैं, पहली मीटिंग में उनके कुछ लोग आ नहीं सकते, दूसरी मीटिंग में भी वक्त के बावजूद तैयारी करके नहीं आए थे, मगर हुकूमत ने कहा कि अगर आपको मजीद वक्त चाहिए, उन्होंने कहा हमें चाहिए। तो बहरहाल अब ये कह रहे हैं कि तहरीरी तौर पर चीज़ें पेश करेंगे, तो मेरे ख्याल से जो अगली नशिस्त होगी, स्पीकर साहब भी आप जानते हैं आउट ऑफ कंट्री रहे, तो इन द कमिंग वीक वी एक्सपेक्ट कि ये अब उम्मीद है कि मुज़ाकराती टीमों की मुलाकात होगी, तो उसमें पहली दफ़ा PTI उस फोरम पे पहली दफ़ा ये चीज़ें रखेगी। और जब रखेगी, और उसमें आपने देखा है कि हमारी हुकूमती साइड से जो अरकान है उस कमेटी के, उन्होंने जिक्र किया, राना सनाउल्लाह साहब ने जिक्र किया कि एक दफ़ा वो चीज़ें सामने रखें विद सम स्पेसिफिक्स, तो फिर उस पर बातचीत का आगाज़ होगा। देखिए, अब ये कह देना कि आप कोई मुतालबा मान लेंगे या आउटराइट रिजेक्ट कर लेंगे, आई एम इन नो पोजीशन टू डू दैट, नॉट शुड आई डू दैट, बिकॉज दैट वुड प्रेजुडिस जो भी बातचीत उस मुज़ाकराती अमल में होनी है। तो मेरे ख्याल से एक दफ़ा जब वो चीज़ें सामने आ गई है जी, टॉप 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस नहीं, देखिए जिस तरह इसमें आपको मैं पूछता हूँ वो कमीशन क्या है, उसके TOR क्या है, उसका मकसद क्या है, उसका एम्बिट क्या होगा, ये सारी बातें देखिए, पहले वो बात सामने रखेंगे, डिस्कस होगी, तभी हुकूमत किसी पोजीशन में होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो की है ना उन्होंने कल 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला शायद आ रहा है, तो वो अगर उनके खिलाफ भी आया खान साहब के, तब भी मुज़ाकरा जारी रहेंगे। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि कल फैसला आ रहा है, और अगर आ रहा है तो खिलाफ आएगा या हक में? देखिए जी, मैं तो कोर्ट से तो मेरा ताल्लुक नहीं है, मगर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ से तो है जी, हुकूमत से तो है जी, बिल्कुल। और हुकूमत से को पता तो होता है नहीं, हुकूमत से होते हुए और बतौर एक शहरी होते हुए मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि अब इसका फैसला जल्दी आएगा, क्योंकि ये तो एक दिन दिहाड़े एक डे लाइट रॉबरी पहले मुलतवी हुआ है जी, नहीं होना चाहिए मेरे नजदीक। डे लाइट रॉबरी है जी। 190 मिलियन पाउंड नेशनल क्राइम एजेंसी ने हुकूमत पाकिस्तान को दिए कि हमने एक शख्स से ये पैसे रिकवर करके आवाम के लिए आपको पैसे दिए। सियासत भी वैसे कह रहे हैं। नहीं सर, मैं प्रैक्टिकली, आप मुझे बताएं इसमें फैक्चुअल मिसकरेक्शन कोई चीज बताइए। जज ने देखा, काबीना को नहीं सर, वो कहते हैं इमरान खान बेनिफिशियरी नहीं सर। देखिए, कोई ये फैक्ट डिस्प्यूट कर सकता है कि 190 मिलियन पाउंड नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान को हुकूमत को दिए कि हमने एक पाकिस्तानी शहरी से यहाँ पे रिकवर किए, और फिर पाकिस्तानी हुकूमत वक्त ने इमरान खान साहब की काबीना के अप्रूवल को इस्तेमाल करके उसी ही शख्स की जेब में वापस पैसे डाले इमरान खान को। नहीं, देखिए वो तो आगे अलकादर ट्रस्ट वो एक अलग स्टोरी है, मगर आप इस हद तक आप कह रहे हैं कि खिलाफवर्जी हुई सर? नहीं, देखिए सर, 190 मिलियन पाउंड नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने पाकिस्तान की हुकूमत को दिए, पाकिस्तान की हुकूमती वो वसाइल थे। ठीक है, इमरान खान साहब ने वो पैसे
कैबिनेट अप्रूवल के साथ बंद लिफाफे के अंदर, जिसमें उनकी काबीना के कुछ मेमोरेंडम आप समझ सर मुझे, if you allow me to complete, just for your, I know you know this, but just for your audience as well, just to refresh people's memory, कि 190 मिलियन पाउंड खान साहब ने अपनी काबीना से ये फैसला करवाया कि वही शख्स जिसने ये जुर्माना जमा कराया था यूके में, उसी शख्स ने जो अब जुर्माना सुप्रीम कोर्ट में जमा कराना है, उसी की जेब में वापस ये पैसे डाल दे ताकि यहाँ पे ये जुर्माना अदा कर दे। इमरान खान के पास कोई हक नहीं था, उस हुकूमत के पास ये कोई हक नहीं था कि वो 190 मिलियन पाउंड आवाम के जो आवाम के ऊपर लगने थे वो एक शख्स की जेब में डाल देते ताकि वो अपना जुर्माना अदा कर। ठीक, अच्छा फर्ज करें, आपने कहा, आप जितना सॉलिड कह रहे हैं फैक्ट्स हैं, तो फैसला खान साहब के खिलाफ आता है तो उन्हें सज़ा हो जाती है और फिर उनकी अपील जाएगी हाई कोर्ट में, जिसमें 2 से 3 साल लग सकते हैं। ऐसा ही है। इस दौरान इसका मतलब यह है कि आपके लिए हुकूमत करना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। तो अब आप मुझे ये बताएं, अगर ये सूरत हाल हो तो इसमें आप आवाम के जो मसाइल हैं इस पे कोई प्लान मुझे नज़र नहीं आ रहा हुकूमत के पास। ठीक है, आप लोगों ने कोई मैक्रो लेवल पे काफ़ी तब्दीलियां लेके आए हैं, लेकिन ये जो इस वक्त महंगाई का हाल है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है फॉर एग्जांपल, 193 ममालिक में हम 164वें नंबर पर हैं। 40% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे। गुर्बत की लकीर मतलब $1 अ डे। $1 का मतलब है 265-270 रुपये में पूरा दिन एक बंदा गुजारता है, पूरी फैमिली। पाकिस्तानी जुडिशरी का नंबर 129वां है। 2 करोड़ 28 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। बिजली की फी यूनिट कीमत 65 रुपये है। 2024 में 7 लाख पाकिस्तानी रोजगार की तलाश में बैरून मुल्क गए और कई सौ समंदर में डूब के मर गए। क्या करेंगे साहब? देखिए, ये तो सारे वो इश्यूज हैं जो कि हकीकतन हमारे एक्चुअल इश्यूज हैं और जिसके ऊपर हुकूमत, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, सर प्लान के हवाले से देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे तो आपने बात की, हुकूमत ने, अब इसमें से बिजली का रेट देख लीजिए, बिल्कुल हम मानते हैं, अब आपने देखा उसके अंदर किस तरह अभी नरखों के अंदर कमी के लिए कुछ इकदाम ले लिए गए। 2 महीने के लिए नहीं सर, आगे भी अभी आपने देखा एक मुस्तकिल भी IPPs के साथ एक अरेंजमेंट हुई है, लेकिन उसका फायदा अभी तक लोगों को तो नहीं हुआ सर। नहीं, नरखों में आ तो रहा है और आगे मजीद बहुत गुंजाइश है, इसलिए पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं। महंगाई की शरह में आपने कमी देखी, यकीनन आगे मजीद लोगों की इन्फ्लेशन में कमी हुई है, महंगाई में सर किराए वही हैं बसों के। अभी मैं आपको महंगाई में कमी, आप देखें, पेट्रोल 252 रुपए किलो, सर मैं आपसे, आटा 150 रुपए किलो, घी 500 रुपए किलो, चावल 250 से 360 रुपए किलो। और फरहान साहब हमारे कैमरामैन हैं, उन्होंने कहा जी 380 रुपए किलो है चावल। आलू 120 रुपए किलो, प्याज 150, टमाटर 200, मटर 200। ये एक तो मटर आप मुझे बताएं 200 रुपए किलो क्यों है। दालें 350 से 400 रुपए किलो, चिकन जिंदा 450 रुपए किलो, चिकन का गोश्त 700 रुपए, मटन 2000 रुपए किलो। अब सर अंडे 300 रुपए दर्जन, चीनी 120 रुपए, चाय की पत्ती 2000 रुपए कि एक तो क्या करे गरीब। नहीं देखिए, ये महंगाई कम तो नहीं हुई ना? नहीं महंगाई की शरह कम हुई है जी, बिल्कुल कम। नहीं अगर जिसका मतलब क्या है, जिसका मकसद क्या है, महंगाई के बढ़ने की स्पीड कम हुई है। तो अगर यही शरह ना कम हुई होती और PTI नहीं सर, तो ये जो आप 380 कहते हैं ये 500 रुपए मान लिया, ठीक है जी। लेकिन मेरा अर्ज सुन लें, एक महंगाई, एक चीजों की कीमतें यहाँ चली गई, मेरी तनख्वाह इतनी है, ये ठीक है आपका बात। अब मुझे वो गैप तो मेरा है ना, बुनियादी यू हिट द नेल ऑन द हेड, गैप फिर बढ़ रहा है, स्लो बढ़ रहा है, बढ़ अभी भी रहा है। नहीं सर, मेरी गुजारिश नहीं। कितने फीसद महंगाई है सर? मुझे इन्फ्लेशन रेट कितने फीसद है सर? मेरी गुजारिश नहीं, अभी तकरीबन आई थिंक इट्स डाउन टू 5%, 6% से तो फिर भी बढ़ रहा है ना सर। नहीं, मगर पहले किसने से बढ़ रहा था? 20%, 22% से, ठीक है ना जी। वो पहुंच के नीचे नहीं आया। नीचे नहीं, महंगाई की शरह में सर कमी, महंगाई की शरह में कमी का मतलब यही होता है। अब इफ यू अलाउ मी, देखिए बुनियादी मकसद क्या है? बुनियादी मकसद यह कि लोगों की कुव्वत खरीद में इजाफा हो जी, जिसमें दोनों हिस्से हैं कि कीमतें क्या है जो चीज़ लोग खरीदते हैं और जो आमदन उनके पास मिलती है। ये दोनों चीज़ों को ही हमने मैनेज करना है। महंगाई की शरह को भी जितना कम कर सकते हैं वो करना है, साथ ही साथ लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ानी। वो किस तरह बढ़ेगी? वो किस तरह? सर मेरी पेट्रोल की में भी कमी आई है, आपने देखा हमारी हुकूमत के दौरान पेट्रोल की कीमत में कमी आई है। मैं सर कहना ये चाह रहा हूँ कि देखिए, अब आप इकोनॉमिक खरीद की आप बात कर रहे हैं ना? जी कुव्वत खरीद के अंदर आमदन बढ़ानी है, लोगों की रोजगार बढ़ानी है, वो किस तरह बढ़ेगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने से बढ़ेगी, वो किस तरह बढ़ेगी? आपने देखा कि पॉलिसी रेट जो पहले 22% पे था वो अब 13% पे आ गया, ठीक है जी। उसके नतीजे में क्या होगा? कारखाने आपके चलने लग गए हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है, लोगों की रोजगार इस तरह बढ़ेगी। जितनी बेहतरी पिछले 10 माह में आ सकती थी वो आई है, बल्कि तवक्कुआत से ज्यादा आई है। क्या गुंजाइश है? बिल्कुल है। क्या एम आई गोइंग टू क्लेम है कि ऑल इज हंकी डोरी? हरगिज नहीं, आगे बहुत काम बचा है, मगर सही सिमत पे
जा रहे हैं। दूसरी जो आपने ग्राउंड की सतह पे, अब मैं आपको बताऊं, आपने बात की, बिल्कुल आपने सही कहा, एजुकेशन इमरजेंसी इस मुल्क में। जो फैक्ट आपने अभी 2 करोड़ 28 लाख बच्चों का कहा है, यही प्राइम मिनिस्टर ने कल कोट किया कॉन्फ्रेंस के अंदर, इसको सब तस्लीम करते हैं, ये एक एजुकेशन इमरजेंसी इस मुल्क के अंदर। उसके मतलब देखिए क्या किया जा रहा है। आपने आपसे हुकूमत पंजाब की मैं आपको मिसाल देता हूं, मैं ऑन द ग्राउंड आपको बता रहा हूं। हमारे पंजाब के अलावा भी मुल्क में नहीं, मैं तो जी आपको मिसाल दे रहा हूं अपनी हुकूमतों की ना, अब सूबाई सब्जेक्ट है, तो मैं आपके सामने पीएमएलएन का नुमाइंदा बैठा हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर वफाक की कुछ तो जिम्मेदारी है ना, बिल्कुल है, चाहे सूबाई सब्जेक्ट ही है, बिल्कुल है। आप और चीजों में सूबों में जाके दखल देते हैं। तालीम की अगर इमरजेंसी है, अगर इमरजेंसी है तो बाकी सूबों को भी साथ लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। आप तो पानी के मामले पे भी सिंध को नाराज के बैठे हैं। मैं आपको हरगिज ये नहीं कह रहा कि हम जिम्मेदारी ना लें, मगर मैं आपको बेहतरीन मिसाल पंजाब की इसलिए दे सकता हूं क्योंकि मैं खुद भी पंजाब के हल्के से एक ताल्लुक रखता हूं। मैं खुद ग्राउंड के अंदर वहां पे चीजें देख रहा हूं, जिस तरह सीएम के इनिशिएटिव से, चाहे वो सेहत का शोबा हो, चाहे वो एजुकेशन का शोबा हो, चाहे वो किसानों से मुंसलिक मामलात हों, उसके ऊपर ऑन द ग्राउंड एक्चुअल इंडिविजुअल सतह पे और इज्तिमाई सतह पे इंटरवेंशन हो रही है, जिससे बेहतरी आगे इंशाल्लाह आएगी। मगर देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टेंस। अच्छा, मुझे अब सब सूबों को छोड़ दें। 65 रुपए बिजली की फी यूनिट कीमत है, आप कह रहे हैं हमने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, हमने नहीं सर, 65 रुपए भी सबकी नहीं है। देखिए ना, आपके 80% जो आपके डोमेस्टिक सारिफीन है वो 200 यूनिट या उसके 200-300 इनके नर्क इससे काफी कम है। जस्ट फैक्चुअल करेक्शन, वो इंडस्ट्री में नहीं है। आपने कहा हमने इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ानी है, इंडस्ट्री चलेगी तो इस बिजली की कीमत पे कैसे हम अपनी प्रोडक्ट्स इतनी बना सकेंगे कि एक्सपोर्ट्स कर सकें कंपैरेटिव रेट्स पे। आप $60 बिलियन का आप कह रहे हैं हमने लेके जानी है इस बिजली के रेट पे। पेट्रोल का 252 रुपए फी लीटर उसका अभी भी है, आपने इतने टैक्सेस लगाए हुए हैं, कहीं तो कुछ कम कर सकते हैं। देखिए नरखों में कुछ कमी तो अभी वजीर पावर मिनिस्टर ने भी आपको बताया, कुछ IPPs के साथ जो मुआहदा हुआ उसके नतीजों में ओवरऑल नरखों में कमी आई, जिससे इंडस्ट्रियल रेट में भी गालिबन मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि कमी आई है। और आगे मजीद इसी तरह ही देखा जा रहा है कि किस तरह हम आहिस्ता जो हमारे इनएफिशिएंट फर्नेस ऑयल प्लांट्स हैं उनसे हटें, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी जाने। प्राइम मिनिस्टर ने भी बड़े उड़ान पाकिस्तान के लेवल पे आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं, छोड़ें ये भी, फिर अब बातें, टाइम हमारे पास कम है। आखिर में ये बता दें कि ये जो अभी मैंने बात की है कि खान साहब को कल अगर सजा होती है और वो उनकी अपील अभी 2-3 साल नहीं लगती, तो हुकूमत के पास एक ब्रीदिंग स्पेस होगी। 1 साल आपको हो चुका है, अगले 2-3 साल में लोग आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि ये मसाइल उनके हल करें। आपको इसका इदराक और इसकी आपके पास कैपेसिटी है? देखिए, अगर किसी के पास कैपेसिटी है, पिछली 3 इदराक से मेरी मुराद इदराक भी है जी, इदराक भी है सर, अंडरस्टैंडिंग भी हमारी हुकूमत को है जी, इसका इस जिम्मेदारी का एहसास भी है। यही चीज आप प्राइम मिनिस्टर को भी रोजाना आप नजर आते हैं, आपको प्राइम मिनिस्टर लेकिन और पूरी टीम हो, चैलेंजेस आर ह्यूज, मगर वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन इन ऑल दीस सेक्टर्स और इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। अगर इदराक और आपके पास कैपेसिटी है तो फिर जजेस की तनख्वाहें और पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें बढ़ी हैं पंजाब में भी और वफाक में भी, लोगों की तो नहीं बढ़ी। नहीं सर, मैं तो आपके सामने कौमी असेंबली का मेंबर बैठा हूँ, हमारी तो कोई तनख्वाह नहीं बढ़ी सर, ऐसा मैं तो आपके सामने तो इसलिए नहीं। देखिए एक्चुअली देखिए, एक तरफ आप देख रहे हैं कि हुकूमत की, अब मैं एक राइट साइजिंग कमेटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट का एक मेंबर हूं, जिसके अंदर हुकूमती अखराजात भी कम कर रहे हैं, हम हुकूमत को छोटा भी कर रहे हैं, ठीक है जी। मगर देखिए, आपने इंश्योर करना है, मगर साथ ही साथ आपने देखा कि FBR के अंदर रिफॉर्म्स आ रहे हैं, जिसके अंदर एक तरफ जो स्टाफ काम नहीं कर रहा है या करप्ट है उसको हटाना भी है, मगर जो काम कर रहा है उसको आपने इंसेंटिवाइज भी करना है, ठीक है। तो देखिए, द पर्पज इज कि हुकूमत एफिशिएंटली काम करे, आवाम को वो सर्विसेज डिलीवर करे जो उसकी जरूरत है, और इंशाल्लाह इसके लिए काम जारी रहेगा। इसके अंदर काफी प्रोग्रेस हुई है और इंशाल्लाह विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग ऑन दिस पाथ। बहुत शुक्रिया। वक्त ब्रेक के बाद एडिटोरियल डीप फेक और नफरत का कारोबार, और वक्त हुआ इस वक्त हमारे एडिटोरियल का। और कल हमारा जो एडिटोरियल हमने किया, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और जिसके लिए हम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। और ये इस बात का सबूत है कि लोग आज भी सच सुनना और देखना चाहते हैं। लेकिन मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि ये क्रेडिट जो मुझे दिया जा रहा है, मैं इस क्रेडिट का हकदार नहीं हूँ। ये मेरी इस टीम ने ये सारा काम किया है, उन्होंने सारा डेटा इकट्ठा किया और मुझे इकट्ठा करके उन्होंने दिया, और उस डेटा के ज़रिए मैंने सिर्फ कैमरे के सामने आके आपको ये बताया। और ये आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, जो मैं राइट से अगर शुरू करूँ तो तैमूर हफीज़ हैं, उनके साथ मैमूना सत्तार हैं, उनके साथ अरूज चीमा हैं और उनके साथ ताहा अहमद खान है। ये है वो जेन जी की टीम जो जेन जी को जेन जी के जरिए जहर को जहर ही काटता है। अब आपको समझ आई कि मैं जेन जी पे इतना मैं डिपेंड क्यों करता हूँ, क्योंकि जहर को जहर काटता है। तो इसीलिए ये जो जेन जी के प्रॉब्लम हैं, इनको हम जेन जी के ज़रिए ही
हैंडल कर रहे हैं। और इन्होंने कल जो धमाका किया है और जो बताया है लोगों को कि लोगों के, गरीब लोगों के बच्चों को गुमराह करके, पख्तून माओं के बच्चों को जिन्होंने गुमराह किया। मैं आपको एक और पते की बात बताऊं, ये जितने यूट्यूबर्स हैं जिनका मैंने कल बताया, तमाम पंजाबी हैं और इनके बच्चे नहीं आए किसी जुलूस में, कहीं नहीं, ना इन्होंने किसी और, इन्होंने पख्तून माओं को गुमराह किया, उनको वर्गलाया, उनके बच्चों को वर्गलाया और मुसलसल यहाँ पुरतशद्दद मुजाहरों में भेज रहे हैं। इस और साथ ये भी चाहते हैं कि इमरान खान जेल से बाहर ना आए, क्योंकि इमरान खान जेल से बाहर आ गया तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, उसी तरह जिस तरह काजी फाइज ईसा के रिटायर होने के बाद अदलिया के कुछ यूट्यूबर्स की दुकानें बंद हो चुकी हैं। और मैं आज बात करना चाहता हूँ आज के एडिटोरियल पे कि ये भी मेरे इसी टीम ने बनाया कि डीप फेक और नफरत का कारोबार कैसे, ये हेट इकोनॉमी कैसे काम करती है। FIA ने आज फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला और मुल्तान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई जाली वीडियो तैयार करने और सोशल मीडिया पर वायरल करने के इल्ज़ाम में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ये कैसी होती है, मैं आपको ट्रंप और बाइडेन का एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, आपने देखा, ये ट्रंप और बाइडेन बैठे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये सब फेक है, सब जाली है, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाया गया। इसी तरह की वीडियो मरीम नवाज और मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बारे में बनाई गई और ज़राए का कहना है कि मज़ीद गिरफ्तारियां मुतवक्को हैं। लेकिन बात यह है कि इसका इलाज क्या है। और ये डीप फेक जो है, ये इंसानियत को दरपेश बड़े मसाइल में से अब एक है और इस पर पूरी दुनिया में बहुत काम हो रहा है और ये माहौलियाती ख़तरे से भी बड़ा ख़तरा है, क्योंकि इससे जितना मनफी असर मुआशरे पे पड़ता है वो पड़ना शुरू हो गया है। और लेकिन इसको पहचाना बड़ा मुश्किल है। उसके कुछ अखलाकी तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उन खतरात से बचना चाहते हैं तो, और मनफी असरात से, तो इस पे काम करें। और वो ये है कि आप वीडियो को आगे फैलाने से पहले गौर करें, सवाल पूछें कि यह तस्वीर वीडियो असली है, जो मैं देख रहा हूँ ऐसा होना मुमकिन भी है। रियासती सतह पर मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी को आम करें। सिर्फ चंद एक लोगों के टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से लार्ज स्केल तबाही का हल ढूंढें। ट्विटर को सिर्फ बंद न करें और सिर्फ कानून साजी की करें, बल्कि कानून पर अमलदारी को यकीनी भी बनाएं। और जेल की बजाय अगर इन लोगों को भारी जुर्माने बार बार किए जाएं और नफरत पर किसी को कैपिटलाइज कर ना दें, सरकारी इदारे भी सबक सीखें, अपने लोगों को सजा दें जिन्होंने ये किया है, तो शायद हम इस अजाब से बच सकें, वरना मुश्किल हालात है। गुड नाइट।